हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम सत्ता प्रतिष्ठान को समझने की कोशिश करेंगे कि सरकारी व्यवस्था क्या है या कैसे काम करता है और उसमें अगर कुछ सुधार करना है तो वो कैसे करना है। और चूँकि आज हम सरकार और सत्ता की बात करने वाले हैं तो ये क्लास अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये इनफैक्ट इस पेपर को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में हम देखते ही रहते हैं कि सरकार ये काम कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, जो भी कर रहा है या फिर उसमें सुधार करने का क्या ज़रूरत है। तो ये जो टोटल चीज़ है, हम इस चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग इस पेपर 4 में, ठीक है। जेपीएससी मेंस के पेपर 4 में हमें यही करना है और वो पेपर का नाम है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, यानी कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन और सुशासन, ठीक है। तो इस पेपर में हमें बेसिकली सत्ता को समझना है। तो देखते हैं कि इस पेपर में क्या क्या दिया हुआ है। तो इस पेपर को 2 भाग में बांटा गया है। एक है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट और दूसरा भाग है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी वाला पार्ट। तो पहला पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। तो इसका पहला टॉपिक में हमें करना है कि भारत के संविधान में जो प्रीएम्बल या प्रस्तावना दिया हुआ है हमें उसके बारे में समझना है। लेकिन इसमें हमें पूरे प्रस्तावना को नहीं समझना है। प्रस्तावना में बेसिकली भारतीय संविधान के बारे में 5 मुख्य तरीके से इसे डिफाइन किया गया है, लेकिन 5 में से हमें सिर्फ 3 तरीके को करना है। हमें सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक को करना है, हमें सॉवरेन और रिपब्लिक को नहीं करना है। इन जनरल हम लोग एक लाइन में कहते हैं कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये चीज़ कहते हैं। लेकिन इसमें से हमें जो क्या कहते हैं कि रिपब्लिक वाला पार्ट है हमें वो नहीं करना है, हमें सॉवरेन वाला जो पार्ट है वो नहीं करना है। बेसिकली वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसके बाद आते हैं कि भारतीय संविधान के जो मुख्य बातें हैं या जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें वो करना है इसमें, ठीक है। जैसे अगर प्रजातंत्र है तो हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, नागरिकता है किसे क्या मिलेगी ये इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे कुछ चीज़ें, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ये सब चीज़ें को देखना है कि इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। और इसके अलावा है कि इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमें वो भी समझना है। और ये बेसिकली हमें आपका 1973 में केशवानंद भारती के केस के बाद हमें ये पता चला था कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर है और इसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो हमें उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या आता है हमें वो भी देखना है, ठीक है। इसके अलावा इसी टॉपिक के एक सब टॉपिक के रूप में ये है कि हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में भी समझना है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, कैसे किया जा सकता है वगैरह को, ठीक है। तो इसके लिए होता ये है कि सामाजिक मुद्दों पे कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके अपील कर सकता है या एप्लीकेशन दे सकता है। अगर उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो एक केस बन जाता है, फिर बाद में उस पर मुकदमा चलता है, ठीक है। और ये इसमें बहुत कम खर्चा होता है और बस वकील के पास जाना है, पिटीशन डालना है, अगर स्वीकार हो गया तो फिर तो आगे का प्रोसेस अपने आप चलता है उसका ये पे, ठीक है। इसके बाद के टॉपिक में हम आते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ यानी मौलिक अधिकार और हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं वो करना है। मतलब एक नागरिक के रूप में इस देश में हमारे क्या क्या अधिकार हैं, मतलब सरकार से हम अधिकार पूर्वक क्या क्या मांग सकते हैं और उसके लिए हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। उसके अलावा हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है हमें वो भी करना है। मतलब 11 में से 11 जो कर्तव्य हमारे आर्टिकल 51 में दिया हुआ है हमें इसे करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक तत्व में जो दिया हुआ है वो करना है कि जिसमें बेसिकली ये है कि आपका सरकार हमारे लिए क्या क्या करेगी, व्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या करेगी या क्या क्या सुधारने की कोशिश करेगी, सब दिया हुआ है। ये एक आदर्श है और उस आदर्श पे कितना सरकार चल पाती है या कितना चलेगी वो उसमें डिस्कस किया गया है। इसके अलावा है कि हम राज्य मतलब सेंट्रल स्तर पे प्रशासन कैसे चलता, मतलब सरकार कैसे है वो देखते हैं और राज्य स्तर पे कैसे देखते हैं और पंचायत स्तर पे कैसे है वो भी हमें इस पेपर में देखना है। तो देखते हैं कि सेंट्रल स्तर पे क्या क्या दिया हुआ है। तो सेंट्रल स्तर पे हमें करना है कि हमें इसका
प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां देखना है, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां देखना है, उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां देखना है, और जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके कार्य क्या हैं और उनके शक्तियां क्या हैं, हमें ही देखना है। तो बेसिकली ये 4 चीज़ हो गए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सभी के पावर्स एंड फंक्शंस को हमें देखना है। इसके अलावा जो संसद है, संसद कैसे काम करता है हमें वो भी देखना है, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा का संगठन क्या है और वो कैसे काम करता है, इसके पावर्स क्या हैं, वो चीज़ हमें देखना है। और ये पावर्स एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी देखते हैं। और इसके अलावा जो एक हमारा कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या जो मिलीजुली सरकार जो बनता है वो कैसे काम करता है, उसके क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, हम उसे भी देखेंगे इस पेपर में। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जुडिशरी है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके एक अधिकार है, क्या कार्य है, हम उस चीज़ को देखेंगे। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट वाले पॉइंट में हमें 4 पॉइंट और डिस्कस किया गया है कि नेचुरल जस्टिस क्या होता है यानी प्राकृतिक न्याय क्या होता है, और रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन क्या होता है, हम इसके दोनों के डिफरेंस को समझेंगे। इसके अलावा जुडिशल एक्टिविज्म और क्या कहते हैं कि जुडिशल रिव्यू, हम इस दोनों के डिफरेंस को भी देखेंगे कि ये दोनों चीज़ क्या क्या है। ठीक है। तो यहाँ 4 चीज़ है। नेचुरल जस्टिस में हम बेसिकली देखते हैं कि न्याय देने में आपका किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। और ये अलिखित होता है। जो रूल ऑफ लॉ होता है वो किसी भी देश में सबसे ऊपर का चीज़ होता है और उसी के हिसाब से पूरा देश चलता है और ये लिखित होता है। ठीक है। ये बेसिक मैंने बताया, बाकी जब पढ़ेंगे तो उसको देखा जाएगा। इसके अलावा जुडिशल एक्टिविज्म में है कि आपका न्यायपालिका कैसे कार्यपालिका या आपका व्यवस्थापिका के क्षेत्र में कैसे कैसे इंटरफेयर करना धीरे धीरे शुरू किया है, तो उस चीज़ को भी देखेंगे। यानी कि कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में जुडिशरी एक्टिव मतलब थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो जुडिशल एक्टिविज्म में हम देखते हैं इस चीज़ को। गलत है, सही है, करना है, नहीं करना है, क्या सुधार के लिए करना है, उस चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद आते हैं कि आपको जो स्टेट पे जो सरकार है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। और स्टेट में बेसिकली आपका आ जाता है कि गवर्नर, मुख्यमंत्री और जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसकी क्या शक्तियां होते हैं और क्या कार्य होते हैं, हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी हम राज्य के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हम उसे देखेंगे। और यहाँ पे आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं करना है क्योंकि झारखंड में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमें पंचायत स्तर पे सरकार कैसे चलती है हमें वो भी देखना है कि पंचायत स्तर बेसिकली 3 स्तर में बटा हुआ है। पंचायत में होता है, ब्लॉक में होता है या जिला परिषद का स्तर होता है, वो सब तीनों को देखना है। या म्यूनसिपैलिटी का भी है तो इसको भी शामिल करके इसमें देखना है। अब क्या क्या कार्य होते हैं और क्या क्या शक्तियाँ होते हैं, किस किस विषय में वो काम कर सकते हैं, वो भी देखना है। ठीक है। इसके अलावा इसमें है कि हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, लेजिस्लेटिव लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे कैसा रिलेशनशिप है या कैसे काम करता है, हमें इसे भी समझना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लो कोई अगर केंद्र सरकार किसी भी चीज़ को मॉनिटर कर सकता है कि मतलब राज्य सरकार कैसे काम कर रहा है या फिर पंचायत लेवल पे कैसे हो रहा है, वो डायरेक्शन आता है कि वो किया जा सकता है। उसके अलावा जो विधायी वाला पे भी है कि नियम कैसे कैसे बना हुआ है और कैसे नियम, कौन नियम कैसे नहीं बना सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया तो कैसे लागू नहीं होगा, उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। और फाइनेंशियल पावर में है कि टैक्सेशन कैसे बढ़ जाता है, जो टैक्स एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उठाता है और वो मेजर सबसे बड़ा चंक जो होता है वो आपका केंद्र सरकार को मिलता है, फिर राज्य सरकार को मिलता है और फिर कैसे राज्य सरकार से पंचायत के पास आता है, उस चीज़ को भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ तो उतना सारा चीज़ है कि सरकार सब कुछ ठीक ठाक से काम कर रहा है तो, लेकिन सरकार कभी कभी होता है कि ठीक से काम नहीं भी करता होता है। तो सरकार जब ठीक से नहीं काम कर रहा होता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं वो भी हमें इस पेपर के अंतर्गत देखना है। तो वर्तमान समय में जो प्रजातंत्र लागू हुआ है उसमें क्या गड़बड़ है, मतलब क्या गड़बड़ी मतलब हो सकता है, सुधारने के लिए क्या क्या जा सकता है वो भी देखेंगे। और ऐतिहासिक कारणों से भारत में क्या गड़बड़ हुआ है उसे भी सुधारने की कोशिश किया गया है, तो उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो है कि जब मैं शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया के बारे में हम जानेंगे इसमें कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों में क्या क्या चीज़ होता है।
ठीक है। जैसे कि आपका शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, तो ये पूरे देश के जो आदिवासी इलाका हैं उसमें से 4 राज्यों के आदिवासी इलाकों को छोड़ के सभी आदिवासी इलाकों को लिया जाता है कि मतलब जहाँ पे आदिवासी बहुल इलाके होते हैं उन्हें शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत रखा जाता है। और शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी बहुल इलाकों को रखा जाता है, ठीक है। और आपको लग रहा हो कि इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, आदिवासी इलाके बहुल इलाके तो दोनों में है। तो डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो भारत में बेसिकली आपका जो शासन चला है वो बुद्धिस्ट राजाओं ने किया है, हिंदू राजाओं ने किया है और मुस्लिम राजाओं ने किया है, ठीक है। तो इन तीनों का असर पूरे भारत में कमोबेश काफ़ी हद तक है। और जो आदिवासी इलाके जैसे झारखंड ही है, आदिवासी इलाका था कभी, अभी भी है ही, ठीक है। तो इसमें है कि काफ़ी सारे हिंदू भी रहते हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे मतलब कि हिंदू और जो आदिवासी, हिंदू बोल रहा हूँ कि जहाँ बेसिकली हिंदू और आदिवासी कह लीजिए, ये एक दूसरे को देखते रहे हैं, कल्चर को बहुत सारे समझते हैं, कल्चर को एक दूसरे को समझते हैं। तो ये वैसा इलाका है शेड्यूल्ड एरिया में, जो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया में है, उनमें ये सब का असर बहुत अधिक नहीं पहुंचा है। क्योंकि नहीं पहुंचा है तो उन्हें थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट किया जाता है, इसीलिए उन्हें शेड्यूल 6 में रखा गया है या अनुसूची 6 में रखा गया है। और जो शेड्यूल्ड एरिया है इसे अनुसूची 5 में रखा गया है संविधान में, ठीक है। तो इलाके के हिसाब से भी जो विकास में थोड़ा सा गड़बड़ था उसे भी सुधारने का कोशिश किया गया है, ठीक है। उसके अलावा ऐतिहासिक कारणों से कुछ जातियों का भी शोषण किया हुआ है और उस चीज़ को सुधारने के लिए हमारे यहाँ SC/ST को आपका आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बाद में OBC को भी उसमें जोड़ा गया है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे SC/ST को जो रिजर्वेशन मिला है आपका विधायिका में या जो लेजिस्लेचर में मिला है, जो लोकसभा, राज्यसभा या फिर आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसे डिस्कस करना है। और जो SC/ST को आपका सर्विसेज में रिजर्वेशन मिला है उसे भी डिस्कस करना है, ठीक है। अब एग्जाम में ये है कि रिजर्वेशन देखते ही अब किसी को कूदना नहीं है। बेसिकली संवैधानिक रूप से जो जो प्रावधान किया गया है हमें उसे के हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। भावना के हिसाब से या अपने वर्ग के हित के हिसाब से भाग के वहाँ पे आंसर नहीं लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब सभी कोई हर इंसान किसी न किसी वर्ग से संबंधित है, लेकिन उसके हिसाब से नहीं लिखना है। राष्ट्र के लिए जो महत्वपूर्ण है या जो राष्ट्र को जिससे फायदा पहुंचेगा हमें उसी के हिसाब से इस टॉपिक को डील करना है बैलेंस रूप में, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुछ इमरजेंसी प्रोविज़न भी हमें इस पेपर में करना है। जैसे कि आपका 352 में, आर्टिकल 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है तो उसे करना है। एक आपका 356 में फिर प्रेसिडेंशियल जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन, उसे भी करना है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आपका 360 में लगता है हमें उसे भी करना है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें कैग के बारे में भी हमें पढ़ना है। कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। और ये सरकार पूरा काम करती है, बजट के हिसाब से सब खर्च करती है, लेकिन अगर उसमें किसी सरकार ने कुछ गड़बड़ किया है तो कैग उसे पकड़ लेती है। और कैग ने ही हमें 2G घोटाला को भी सामने लाया था, पशुपालन घोटाला वगैरह को भी सामने लाया था, ठीक है। तो देख ही सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण संस्था है। इसके बाद आता है कि सरकार अगर ये सब तो जनरल गलती से भी अगर नहीं सुधर रहा है तो इसमें हटाने का भी प्रावधान है। और हटाने के हिसाब से हमें चुनाव प्रणाली में जाना पड़ता है। और हर साल में चुनाव होता है, हर 5 साल में, और इसे चुनाव आयोग करवाता है। तो हमें चुनाव आयोग के बारे में इसे पढ़ना है। और फिर इसमें है कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं या भाग लेती हैं, तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज कितने तरह के होते हैं, कहाँ कैसा है या तो वो भी हमें पढ़ना है। और जो ये पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को कुछ अफेक्ट करते हैं और वो है आपका प्रेशर ग्रुप्स। और प्रेशर ग्रुप्स में आते हैं कास्ट के नाम पे कुछ प्रेशर ग्रुप बनते हैं, या फिर आपको धर्म के नाम पे बनते हैं, मतलब आर्थिक आधार पे भी कुछ प्रेशर ग्रुप बनते हैं, क्षेत्र के नाम पे भी प्रेशर ग्रुप बनते हैं। तो ये लोग अपने हितों को साधने के लिए कैसे कैसे इलेक्टोरल प्रोसेस या जो चुनावी प्रक्रिया है उसे कैसे इफेक्ट करते हैं, उसे भी हम इस पेपर के अंतर्गत देखेंगे। तो इतना सारा चीज़ हमें इसके सेक्शन ए में जो संविधान वाला पार्ट है, या जो आपका क्या कहते हैं कि आपका पॉलिटी वाला पार्ट है, हमें उसे देखना पड़ी, इतना चीज़ को देखना है। इसके बाद आते हैं कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस में क्या देखना है।
तो सबसे पहले हमें इसके डेफिनेशन को ही देखना है कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्कोप है, मतलब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें वो भी देखना है, और इसका सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है, हमें वो भी समझना है। तो इसका मीनिंग को समझना है, इसके स्कोप क्या है वो समझना है, इसका सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है वो भी समझना है। इसके अलावा हमें इसमें यह भी देखना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है। पहले के समय में जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय इन जनरल आपका सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अभी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी बहुत बड़ा है, लेकिन साथ में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आने शुरू हो गए हैं। ये बेसिकली आपका कैपिटलिज्म का असर है, ठीक है। और ये मल्टीनेशनल कंपनीज आपका एक देश के अंदर जो काम करते ही हैं, आपका विदेशों में बहुत सारे देशों में काम करते हैं, तो इनका भी एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है और वहाँ भी एक काम करने का तरीका होता है। तो उनमें क्या समानताएँ हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, हम उस चीज़ को भी समझेंगे इस पेपर में, ठीक है। इसके अलावा हम जो सरकारी संस्थाएं हैं उस पर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा है, हम उसे देखना पड़ेगा इस पेपर में। जैसे कि आपका सेंट्रल लेवल पे आपका इसमें पीएमओ वगैरह को देखना है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कैसे क्या होता है वो देखना है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में क्या होता है वो देखना है, और आपका जो क्या कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन में भी क्या होता है और आपका फाइनेंस कमीशन में क्या होता है वो भी देखना है। प्लानिंग कमीशन अभी नहीं रहा तो उसके जगह भी नीति आयोग आ गया है, तो अभी नीति आयोग के बारे में देखना पड़ेगा। प्लानिंग कमीशन थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन मेन जोर जो रहेगा वो नीति आयोग को समझने में रहेगा, क्योंकि अभी चूंकि ये है तभी नीति आयोग ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद राज्य सचिवालय में क्या होता है या स्टेट सेक्रेटेरिएट को हमें समझना है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में क्या होता है हमें वो देखना है, और जो चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट का, हमें इस पद के बारे में भी समझना है कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे इसके पावर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेन होता है बेसिकली, या डीसी होता है झारखंड के हिसाब से देखें तो इस पद का ओरिजिन क्या है या इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ है, कब हुआ है, और कैसे कैसे ये विकास किया है, और फिर कैसे कैसे अभी काम कर रहा है, ठीक है। तो अंग्रेजों के काल में हम देखते हैं कि इनके पास 3 तरह की शक्तियाँ थी। एक तो आपका मजिस्ट्रेट वाला पावर था, एक आपका टैक्स कलेक्शन वाला पावर था, और तीसरा कि मतलब एक जो न्यायालय वाला पार्ट है आपका उस चीज़ को भी ये काम करता था। लेकिन जैसा भारत आज़ाद हुआ, जनसंख्या इतना बढ़ा, तो इतना कोई एक अधिकारी पूरे डिस्ट्रिक्ट को नहीं संभाल सकता है, तो इसके पावर्स को बंटवारा किया गया, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या हुआ उस चीज़ को हम देखेंगे पूरे इस टॉपिक पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले चीज़ पे, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है कि आपका इन अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होता है, ठीक है। ये बेसिकली प्रशासन से संबंधित है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है। तो पूरे देश के स्तर पे देखें तो हम यूपीएससी को देखते हैं, स्टेट के लेवल पे देखें तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, तो हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा इन अधिकारियों की ट्रेनिंग कैसे होता है, कैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेते हैं थ्योरी का, और बाद में जो प्रैक्टिकल्स काफ़ी ज़मीनी स्तर पे जाके ये ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। और बाद में फिर इनका एग्ज़ाम कैसे होता है, तो हर चीज़ को हम समझेंगे कि जो प्रशासनिक अधिकारियों का ट्रेनिंग कैसे होता है। इसके बाद इसमें देखेंगे कि ये बेसिकली देखिए सिंपल जॉब नहीं है, बेसिकली लीडरशिप का काम है, ठीक है। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि लीडरशिप का गुण क्या होता है, ठीक है। कोई भी लीडर है उसमें क्या क्या गुण पाया जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप में भी या तो पहले से है या फिर कुछ जगह अगर नहीं है तो आपको अपने अंदर इन गुणों को जगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा है कि जो कार्य करते हैं या जो कार्य जो आप हैं या फिर आपके नीचे जो भी काम कर रहे हैं, इनमें कि मोरल और प्रोडक्टिविटी का क्या संबंध होता है, आपको इसे भी समझना है। मोरल मतलब मनोबल हो गया और प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता हो गया। तो मनोबल का उत्पादकता पे क्या असर होता है, हमें ये भी समझने का ज़रूरत है, ठीक है।
उसके अलावा कोई भी संगठन में एक काम को डेलीगेट करना पड़ता है, डेलीगेशन होता है, मतलब बड़ा अधिकारी अपने काम को छोटे अधिकारी में बांटता है और कैसे करवाता है वो देखना है। उसके अलावा जो काम होता है आपका दो स्तर पे होता है, एक सेंट्रलाइज्ड स्तर पे है और एक डिसेंट्रलाइज्ड स्तर पे काम होता है। सेंट्रलाइज्ड स्तर पे जैसे प्लानिंग कमीशन के टाइम में होता था कि आपका सेंट्रल लेवल पे हर प्लानिंग बनता था और हर जगह उस चीज़ को कार्यान्वित किया जाता था। और अभी के जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का स्टेज ये है कि जमीनी स्तर पे काम पंचायती स्तर हो या नीचे के स्तर पे काम को करवाया, मतलब प्लानिंग करवाया जाता है और बाकी वो धीरे धीरे करके ऊपर पहुंचता है और वहाँ से सब चीज़ को फिर मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन को भी हम इस पेपर में करेंगे। और इसके बाद में आते हैं कि इसका जो फिलोसॉफिकल पार्ट है कि इसका जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, इसका आपका उत्पत्ति कहाँ से होता है या कब हुआ। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, ये समझना है। और जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, नियम बनाने में कैसे योगदान देता है और नियमों को लागू करने में कैसे योगदान देता है, इस चीज़ को भी हम इस पेपर में देखेंगे। इसके अलावा नौकरशाही और जो नेताओं के बीच में क्या संबंध होता है उस चीज़ को भी समझेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जी इसमें ये है कि जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके अंतर को भी सीखेंगे और क्या अच्छा है क्या बुरा है उसे भी समझेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव का ढांचा है वो बेसिकली जर्नलिस्ट वाला ढांचा है कि सबसे टॉप में जो अधिकारी हैं वो जर्नलिस्ट होंगे और जर्नलिस्ट में सभी सब्जेक्ट, जर्नलिस्ट मतलब सभी सब्जेक्ट को कुछ कुछ करके पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर आपका मेडिकल सर्विस हो गया, आपका मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, ये आपका स्पेशलिस्ट का जॉब है। अगर इंजीनियर वाला है तो वो एक स्पेशलिस्ट का जॉब है, तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट को लिया जाता है। लेकिन डीसी को देखिए, आपका एसपी को देखिए या फिर डीडीसी वाला देखिए, बीडीओ वाला का देखिए, डीएसपी को देखिए, तो सभी आपका जर्नलिस्ट जॉब है। उसके लिए आपको जर्नलिस्ट जनरल जानकारी चाहिए, सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा जानकारी चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका अंतर को भी समझेंगे और दोनों में क्या मेरिट्स है या क्या होना चाहिए उस चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम दो तरह के प्रशासन को भी इसमें देखेंगे। एक है आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या विकास प्रशासन और एक है आपका गुड गवर्नेंस या सुशासन। तो दोनों के क्या क्या लक्षण हैं हम वो भी देखेंगे और इसमें क्या अंतर है उस चीज़ को भी समझेंगे। सिलेबस में बेसिकली 4 का नाम ले लिया गया है कि गुड गवर्नेंस के क्या लक्षण हैं, तो उसको हम बेसिक अभी हम बता देते हैं। तो गुड गवर्नेंस के लक्षण में है कि आपका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, आपका ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, आपका क्विक डिलीवरी होना चाहिए और आपका ऑनेस्टी होना चाहिए। मतलब आपको ईमानदारी से काम करना है, जनता के प्रति आपका जवाबदेही भी बनता है, आपको काम में पारदर्शिता भी रखना है और समय से उस काम को पूरा भी करना है। ठीक है, ये बेसिक गुड गवर्नेंस के लक्षण हैं और इसी से कुछ समानता लिए हुए और थोड़ा सा अलग आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी दिया हुआ है, तो हमें उसे भी देखना है कि क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। ठीक है, और इसके अलावा है कि ये जो सरकार का ढांचा है, जो अधिकारियों का ढांचा है, ये काम कर रहा है लेकिन ये बीच बीच में गड़बड़ भी करते रहता है, जो कि हम हर जगह मीडिया में देखते ही रहते हैं। तो इस गड़बड़ को सुधारने के लिए भी 2 तरीका है, एक नागरिक के स्तर पे है और एक सरकार के स्तर पे है। ठीक है, तो नागरिक के स्तर पे 2 चीज़ है, एक आपका सिविल सोसाइटी कैसे मतलब के बारे में हमें समझना है और पब्लिक पार्टिसिपेशन या जनता का भागीदारी कैसे जो पूरा सरकारी काम कर रहा है उसमें कैसे बढ़ाया जाए, उस चीज़ को भी हमें देखना है। ठीक है, और जो सरकारी प्रयास है उसमें हम लोकपाल को पढ़ते हैं, लोकायुक्त को पढ़ते हैं और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को पढ़ते हैं। ये 3 चीज़ बेसिकली अब ढांचा के स्तर पे हो गया। और एक और चीज़ है कि आपका सिटीजन चार्टर को भी हम देखते हैं और सिटीजन चार्टर में बेसिक होता है हर ऑफिस के बाहर में लिखा हुआ होता है कि वहाँ पे क्या क्या काम होता है, तो उस चीज़ को मतलब जनता के लिए बहुत फायदेमंद वो होता है कि उसे पता होता है कि कौन से ऑफिस में क्या क्या काम होता है और किस ऑफिस में किस काम के लिए उसे जाना चाहिए। तो ये अच्छा चीज़ है। ठीक है, और इसके अलावा इस पेपर में हमें कुछ कुछ एक्ट को या जो नियम बने हुए हैं संसद के द्वारा हमें वो भी देखना है। ठीक है, इसमें 2 नियम जो हैं जो सीधे प्रशासन से संबंधित हैं, एक है आपका राइट टू सर्विस और राइट टू सर्विस हम देखते हैं कि कौन से सरकार कार्य कर रही है और कितने समय में उस कार्य को सरकार को करना है। अगर अधिकारी उस काम को उतने समय में नहीं करते हैं तो फाइन वगैरह का भी प्रोविजन है, कैसे क्या है हम राइट टू सर्विस के एक्ट में देखेंगे। उसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हमें पढ़ना है कि सूचना का अधिकार कैसे काम कर क्या है और कैसे काम करता है और प्रशासन को समझने में मतलब प्रशासनिक काम को समझने में या जो गलतियों को उजागर करने में ये कैसे मदद करता है, तो हम वो भी देखेंगे।
इसके अलावा इसमें बच्चों के लिए भी कुछ ये है कि राइट टू एजुकेशन को इसमें हमें पढ़ना है। और राइट टू एजुकेशन में कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चे सरकार से मांग कर सकते हैं कि हमें एजुकेशन चाहिए और सरकार को उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस एक्ट में और डिटेल में क्या क्या है वो देखेंगे। इसके अलावा जो हमारे कार्यशील जनता है जो कि 14 साल से मान लीजिए ऊपर है, तो वो लोग काम करते हैं तो पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाते हैं तो सामान भी खरीदते हैं। तो सामान में होता है कि आपको कभी अच्छा सामान मिलेगा, कभी ख़राब भी मिल जाएगा। तो अगर ख़राब सामान मिलेगा या अगर निर्माता ने अगर कुछ गलत दावा किया है तो फिर आप उसमें कोर्ट में जा सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, किस किस स्तर पर कोर्ट्स हैं, मतलब कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह, आप कंज्यूमर एक्ट जो है उसमें देखेंगे। और फिर इसके अलावा बाद आता है आपका कि आपका औरतों का घर के अंदर में जो शोषण होता है, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके बारे में भी हमें एक एक्ट को इसमें पढ़ना है। इसके अलावा वृद्ध लोग जो घर में बूढ़े होते हैं उनके साथ भी बहुत बार भेदभाव होता है, तो उनके बचाव के लिए भी एक कानून बना हुआ है, हमें उसे भी देखना है इसमें, ठीक है। इसके अलावा अंत में हम देखते हैं कि हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में भी इसमें पढ़ना है कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है, और फिर पूरे दुनिया के स्तर पे आपका ह्यूमन राइट्स कैसे काम करता है ये देखेंगे। कि मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपका 1948 में हुआ था, तो उसमें के क्या क्या प्रोविज़न है हमें इसमें देखना है, ठीक है। बेसिकली फंडामेंटल राइट में हमारे जो दिया हुआ है वो सब तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में है ही। इसके अलावा उसमें कुछ और भी चीज़ दिए हुए हैं, तो हमें वो सब भी जानना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली में 30 पॉइंट है, और 30 अगर याद रहे तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा है कि ह्यूमन राइट्स और जो सोशल इश्यूज हैं, जैसे जातीय इशू है, धर्म का इशू है, तो वर्ग का इशू है, तो ये इसमें कैसे संबंधित है, कैसे काम करता है वो देखना है। और ह्यूमन राइट्स या जो मानव अधिकार आपका टेररिज्म या आतंकवाद से कैसे जुड़ा हुआ है, तो उसको भी हमें देखना है, ठीक है। और एक चीज़ और देखना है कि इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को भी हमें देखना है। और डिजास्टर मैनेजमेंट में कि इसका जो पूरा सांगठनिक ढांचा है देश में, हमें वो देखना है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है वो भी समझना है, ठीक है। और डिजास्टर कितने तरह के होते हैं वो भी देखना है। और ये जो ढांचा है डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो कोई भी डिजास्टर होता है जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, चाहे कि आपका लैंडस्लाइड वगैरह होता है, ठीक है, तो ये सब के असर को कैसे कम किया जा सकता है, जो कैसे इसका मिटिगेट किया जाए, तो वो देखना है। और इसके लॉन्ग टर्म में कैसे इसको कम किया जाएगा, या शॉर्ट टर्म में तुरंत क्या करने का जरूरत है, हम इसे भी इस पेपर के अंतर्गत देखेंगे। तो इतना सारा चीज़ हमें पेपर 4 के अंतर्गत देखना है। और चलिए अगले क्लास में देखते हैं कि पेपर 5 में हमें क्या करना है। थैंक यू।